लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ठीक है, कितने समय से होल्ड कर रहे हैं आप इसको? अच्छा, हम गौरांग जी 6 मंथ हो इरेडा गए। पर राय दीजिए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ये इनकी एवरेज प्राइस आ चुकी है 165 रुपये और 230 पर है, तो हल्का मुनाफा तो हो रहा है इनको, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, बने रहने की सलाह देंगे स्टॉक में? तो पूजा, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कुछ ही समय पहले इसका आईपीओ आया था और आईपीओ में हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हालांकि जो आईपीओ का स्तर था ऊपरी तरफ का, वो काफी नीचे की तरफ था और वहां से हमने देखा कि अच्छी खासी रैली आई, 300 के पार भी गया और अब थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार करीबन 220-250 के बीच में। मैनेजमेंट ने जो कारोबार को लेकर के, ये कंपनी नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता करती है, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की नई क्षमता खड़ी होगी, मिसाल के तौर पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो इनका भी जिस स्तर पर निवेश किया है वो काफी सकारात्मक नजर आता है और हमें लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए ऑर्डर बुक अगर एग्जीक्यूट होता है तो काफी बेहतरीन परिस्थिति नतीजों में आपको आती हुई दिखेगी। स्टॉक का आईपीओ पिछले साल यानी कि 2023 नवंबर में आया था और 30 से 32 रुपए का फ्लोर प्राइस था। 32 रुपए में सब लोगों को शेयर दिए गए थे। और नागपुर से आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड गुड, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। बताइए आलोक, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और 5 इयर्स, जून 2029 तक के। और टेक साइड अमारा राजा, ये टाइप की जो बैटरी कंपनीज हैं, ये लिथियम आयन में और आगे फ्यूचर में किस तरीके से मतलब वो करेंगी। तो आई एम ओपन टू कीप इट फॉर 5 इयर्स एंड मुझे उसमें कुछ एक मल्टीपल आरओआई का मिल जाए तो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन। राइट। चलिए, मोमेंटम मेरे ख्याल से आपने सही पकड़ा है और दोनों में से कहाँ आपको 5 साल का नजरिया बनाना चाहिए? गौरांग, बताइए, आपको दोनों पसंद होंगे? तो दोनों पर ही, पहले तो आलोक जी ने जो अभ्यास किया है क्षेत्र को लेकर के, कंपनियों को लेकर के, ये जानकारी जो दे रहे थे उसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब निवेशक खुद अपने तरफ से इस प्रकार का अभ्यास करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि निवेश करना है कि नहीं करना है। और जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, उनकी संख्या तो हमारा आकलन कहता है कि धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ेगा, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल। और एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमरा राजा मोबिलिटी, अब इसका नाम बदल चुका है, पहले अमरा राजा बैटरी हुआ करता था, अब अमरा राजा मोबिलिटी हो चुका है। तो और ये दोनों ही कंपनियां ऑटोमोबाइल रिलेटेड बैटरीज भी बनाती हैं कविता, इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती हैं और दोनों कंपनियों ने मेरे ख्याल से अपने खुद की विस्तार योजनाओं में खास करके न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो निवेश किया है उसको लेकर के, जो बैटरीज अब बनेगी खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो बहुत ही कम समय में पूरी चार्ज हो जाएगी और वो पूरा चार्ज वाला बैटरी काफी लंबे समय तक, यानी कि लंबे किलोमीटर्स, काफी सारे किलोमीटर्स तक चलेगा। और दोनों ही में उपयोग होते हैं। ये आइस इंजन से चलने वाले वाहन में भी बैटरी लगती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो लगती है। वो एक हृदय है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। मुझे ये जानकारी मेरे पास नहीं है कविता कि इनके पास कितने शेयर हैं। अगर निवेश लायक पूंजी है और लंबी अवधि के लिए 5 साल का नजरिया है, नतीजों पर भी ध्यान दें आप, ये मेरी आपको दरखास्त होगी और निरंतर आप अपना मुआयना करते जाए कि कंपनी किस प्रकार से कामकाज कर रही है। दीपिका मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। दीपिका, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग, आई एम BEL। मैंने आई थिंक आपको मैसेज किया, उसमें रेट लिखा है, मैंने कल मैसेज किया था तो मैं भूल गई आई थिंक। BEL 100 शेयर। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? आई हैव नो इश्यू, टाइम इश्यू इज नॉट, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। एंड वन मोर इज देयर, आई थिंक आई रिटन अबाउट इन्फोसिस ऑल्सो, 2 लिखे हैं मैंने। ठीक है, BEL और इन्फोसिस टाइम होराइजन, टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं है। गौरांग, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? 60.4 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने BEL खरीदे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले तो दीपिका जी को सराहना करनी पड़ेगी, 60 रुपए में खरीदा हुआ BEL आज करीबन 280-285 के आसपास। बुनियादी तर्क के आधार पर दीपिका जी यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। सरकारी कंपनी है ये और रक्षा क्षेत्र से बहुत बड़े तौर पर जुड़ी हुई है। मॉडर्न डे वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज, आधुनिक
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो आधुनिक दूर संचार उपकरण की जरूरत होती है हमारे रक्षा बलों को, वो उपलब्ध कराती है। और रडार में तो बहुत बड़ा कामकाज है। हाल ही में इस कंपनी को काफी कुछ ऑर्डर मिले थे और स्थानीय मार्केट में तो ऑर्डर मिलते जाएंगे दीपिका जी, लेकिन विदेशों से हमारा आकलन कहता है कि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। नतीजों को लेकर के काफी सकारात्मक सा नजरिया हमारा उभरा है और हमें लग रहा है कि अनुमानित करीबन 380 तक के लक्ष्यांक आप यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए, बशर्ते के नजरिए अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर आए और ऑर्डर बुक की जो आंकड़ा है इनके पास तो वो जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट हो। तो बीएल में लंबी अवधि के लिए और आपका खरीद का भाव 60 रुपए के आसपास, तो आपको निश्चिंत होना चाहिए। इन्फोसिस का मैंने सुना नहीं क्या भाव पर खरीद किया है, लेकिन हमारा आकलन 2-3 साल से कहता था कि आईटी क्षेत्र एक अनिवार्य क्षेत्र है लंबी अवधि के निवेश करने के लिए। और अब जो हम आंकड़े देख रहे हैं दीपिका जी, उसमें परिवर्तन हो रहा है और मैनेजमेंट ने जो नतीजों के बाद टिप्पणी दी है वहां पर भी सकारात्मक नजरिया उभर करके आता है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। तो करेंगे। व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है हमें दिल्ली से अशफाक जी का और इनका सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 100 शेयर्स इन्होंने 3050 के भाव पर लिया हुआ है। गौरांग जी, रिलायंस में इनका निवेश है, सब बात तो नहीं हो पाई कि कितने समय के लिए होल्ड करेंगे, क्या नज़रिया है इनका, बट क्या सजेस्ट करेंगे? फिलहाल इनको हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, 3050 पे लिया था, नुकसान में है, लेकिन क्या करें रिलायंस पर? ये काफी लंबे समय से अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि बहुत लंबे समय से निरंतर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश की राय देते हैं और नतीजों के आधार पर हमने जो हमारे लक्ष्यांक है उसको भी ऊपर की तरफ साथ दिया है, यानी कि ऊपर की तरफ परिवर्तन किया है। फिलहाल जो लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए वो करीबन 3400 के आसपास के हैं। और जो घोषणाएं एजीएम में की थी, जिस प्रकार से नए कारोबार को लेकर के जो उत्साह हो रहा है, योगदान बैलेंस शीट पर आ रहा है। एक बात बाजार में ये भी चल रही है कि जियो मोबिलिटी का जो कारोबार है, जो कि फिलहाल रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है, उसको अगर जियो फाइनेंशियल्स की तरह डीमर्जर किया गया और नए रूप में अलग कंपनी लिस्ट की गई तो बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, क्योंकि जियो मोबिलिटी के मूल्यांकन बहुत ऊपर की तरफ है। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब यही पता नहीं है कि इन्होंने किस नजरिए से निवेश किया है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है पहले तो बने रहे, और किसी भी कारणवश 2900 के नीचे जाता है बाजार में, अगर किसी प्रकार की घटना होती है या फिर यूएस फेड ने आज देर शाम किसी प्रकार की निराशा आई तो कल उसकी प्रतिक्रिया हम देखेंगे। तो अगर नीचे जाता है तो निवेश लायक पूंजी है, लंबी अवधि के लिए और जोड़ने की राय देंगे। यूट्यूब पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। गौरव त्यागी जी हैं सोनीपत से और इनका सवाल है गेल इंडिया पर। गौरांग जी ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा भाव पर क्या गेल इंडिया में निवेश करना चाहिए? देखिए पूजा, गिरते हुए कच्चे तेल के दाम, छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो होती है, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां, इनके लिए एक सकारात्मक खबर नहीं होती है क्योंकि परिस्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कुदरती भंडार के खोज हमारे देश में हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इन सब कंपनियों को ध्यान में रखना और पोर्टफोलियो में रखना अनिवार्य होगा। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है गेल इंडिया में करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। से पूछना चाहूंगी फंडामेंटल्स पर क्या राय रहेगी, वैल्यूएशंस पर आपका क्या नजरिया है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ में और अगर स्टॉक लगा है तो इस पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए पहले तो मैनेजमेंट खुद हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश और बाकी अन्य चैनल पर आकर के बताया था कि जो क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, एचएफसी जिसे हम कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो सालाना मेरे ख्याल से 12 से 15% की बढ़त देख सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र में पहले से ही काफी सारी कंपनीज लिस्टेड क्षेत्र कैटेगरी में भी है और अनलिस्टेड कैटेगरी में भी है। तीसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है और एंड यूजर घर रहने के लिए की जो मांग है वो निरंतर बढ़ रही है। ब्याज दरें अगर आने वाले समय में कम होती हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सकारात्मक सा कारण होगा। हाउसिंग लोन जो भी लेते हैं उनके लिए ईएमआई कम हो जाती है। 70 रुपए का आईपीओ था परसों के दिन, मेरे ख्याल से सोमवार के दिन लिस्ट हुआ ये, और फिर हमने निरंतर ऊपर की तरफ के सर्किट देखे
और आज ऊपरी स्तर पे जाने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और नीचे की तरफ के दायरे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो जिस मैनेजमेंट की तरफ से ये कंपनी आती है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत मैनेजमेंट है। जिस क्षेत्र और कारोबार से बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी जुड़ी है वो भी काफी अच्छा और उभरता हुआ क्षेत्र लग रहा है, और मैं अनुमान करता हूं कि कारोबार अच्छे करने के आधार पर नतीजे अच्छे आएंगे। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से गहराई में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करें, बेचे या बने रहें। मूल्यांकन को लेकर के जिस प्रकार के आंकड़े हमने देखे, शायद थोड़ा बहुत महंगा बिल्कुल है।